बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नए लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं, जो सीरीज़ हमने शुरू की है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे की जा सकती है, कौन कौन से फेमस स्टॉक ब्रोकर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, किस तरीके से आपने उनके साथ रजिस्टर करना है अपने आप को। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ताकि आपकी फेमिलियरिटी हो सके किसी भी ट्रेडिंग पोर्टल के साथ। जब आप कोई भी ट्रेडिंग पोर्टल या स्टॉक मार्केट की वेबसाइट को खोलते हैं तो कौन कौन से नंबर्स और कौन कौन सी टर्म्स आपके सामने आ रही होती हैं, उसके साथ हमने फेमिलियरिटी क्रिएट की। तो आज हम थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जो है वो आगे जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट करनी है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, किस तरीके से आपने स्टॉक्स की सिलेक्शन करनी है इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल रेशोज़ को। फाइनेंशियल रेशोज़ होती क्या हैं और किस तरीके से आप किसी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं उसके स्टॉक को इन रेशोज़ का इस्तेमाल करते हुए। तो आइए अब हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह से बनाया जाता है और ये होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रेशोज़ किस तरीके से पोर्टफोलियो की सिलेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक कंपनी कौन कौन सी एक कंपनी यानी कौन कौन सी कम उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां बोनस और डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं और इसके बारे में कैसे पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम कंपनी की अनाउंसमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी बोनसेस और डिविडेंड्स अनाउंस कर रही हैं, इनके शेयर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कब अपना डिविडेंड या बोनस अनाउंस कर रही है। और आखिर में हम देखेंगे कि किसी स्टॉक को परचेज कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता क्या है। ये बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि आपके पास टोटल जो पैसे हैं उसकी एलोकेशन किस किस हिसाब से डिवाइड की जा रही है। ये आपको आपके मनी की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर एसेट एलोकेशन यानी जो आपके पास अभी कैपिटल मनी है, ये नीचे दिया गया चार्ट आपको ये बता रहा है कि कितनी परसेंटेज एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की है अपने रियल स्टेट में, कितनी म्यूचुअल फंड्स में, कितनी स्टॉक्स में, कितनी कमोडिटीज़ में यानी कि अगर ऑयल और सिल्वर पे उसने इन्वेस्ट किया हुआ और कितने उसने बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली ये इसकी एसेट एलोकेशन या टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बता रहा होगा कि कौन कितना कितना पैसा उसने कितने कितने इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया और वो कौन कौन से हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिर्फ स्टॉक्स की बात की जाए तो इस स्टॉक्स के अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी स्टॉक्स एलोकेशन की उसके पोर्टफोलियो की वो यहाँ पर आ गई। जैसे स्टॉक्स के अंदर उसने कुछ पैसा इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ पैसा सीमेंट सेक्टर के अंदर और कुछ पावर सेक्टर के अंदर। इसी तरह फर्दर इसका एक सब पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है कि पावर सेक्टर के अंदर किस किस कंपनी में कितना कितना इन्वेस्ट किया, सीमेंट सेक्टर के अंदर किस किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया और इसी तरह इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर। तो जब आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अलॉट करते हो अपनी एसेट्स को, अपने कैपिटल मनी को, तो इस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आपके पास जितना भी कैपिटल मनी है जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपने उसका 25% अपने पास रखना है कैश की सूरत में। ये क्यों रखना है ये हम आगे चलकर देखते हैं। दूसरे नंबर पे जितना आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा यानी 75%, उसको आपने 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, आपने अपना सारे का सारा पैसा किसी एक सेक्टर में नहीं लगा देना बल्कि उसको मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे यहाँ पे मैंने कहा हुआ कि 3 सेक्टर हैं, इन तीनों में आप अपना रिमेनिंग 75% का 25-25% जो है वो लगा देंगे। अब किसी एक सेक्टर के अंदर कम से कम आपने कोई सी 2 अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनीज को सिलेक्ट करना है। कोशिश करनी है कि मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज हों जिनके स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक सेक्टर के अंदर। तो आपके पास
आपका जो इनिशियल पोर्टफोलियो बनेगा सेक्टर वाइज वो ये बनेगा, जिसमें आपने 25-25% इन फॉर एग्जांपल 3 कंपनियों पे लगा दिया, इन इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर, और फर्दर इन सेक्टर्स के अंदर मल्टीपल, यानी यहाँ पर जिस तरह से 2 कंपनी सेलेक्ट की हुई हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर के अंदर डीजी खान सीमेंट और फौजी सीमेंट्स, पावर सेक्टर के अंदर कैपको और हब पावर प्लांट, इसी तरह इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर मिलर ट्रैक्टर्स और इंडस व्हीकल्स, इंडस मोटर्स जो हैं यहाँ पर डिवीज़न कर दी गई है। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप सारे का सारा पैसा एक ही सेक्टर के अंदर लगा देंगे, तो होगा ये कि हो सकता है कि एक वो वाला सेक्टर एक ख़ास लम्हे के लिए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हो जाएं या कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाएं कि वो सेक्टर ओवरऑल डाउन जाना शुरू हो जाए। यानी कि अगर पूरा सेक्टर डाउन जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो भी डाउन जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफाई करना है। जैसे कि अगर किसी वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो डाउन आ रहा है, तो हो सकता है कि सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और पावर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो इससे होगा या क्या कि आपका जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाएगा। यानी अगर एक सेक्टर बुरा परफॉर्म कर भी रहा होगा तो ओवरऑल आपकी एवरेज रिटर्न जो है वो बेहतर रहेगी, क्योंकि बाकी दो सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरह आपने सारे का सारा पैसा किसी एक सेक्टर की किसी एक कंपनी में नहीं लगाना, बल्कि मल्टीपल कंपनीज के अंदर लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हर सेक्टर के अंदर दो दो कंपनियां सेलेक्ट करूंगा तो टोटल मेरे पोर्टफोलियो में ये 6 कंपनीज बनेंगी जिसमें मैं सारे का सारा इन्वेस्ट कर रहा हूँगा। अब मिसाल के तौर पर अगर ये 3 कंपनियां बुरा परफॉर्म कर रही हैं और ये 3 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मेरी जो एवरेज है वो बेहतर हो जाएगी। अगर मैं सारे का सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगा दूंगा और वो कंपनी डाउन जाना शुरू हो जाएगी, तो मेरी एवरेज बहुत गिर जाएगी और मैं कैपिटल लॉस की तरफ चला जाऊंगा। तो जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना आप कैपिटल लॉस से बच सकेंगे और अपने लॉसेस को, अपने रिस्क को मिनिमाइज करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ कि वो 25% कैश आपने क्यों बचाना है। लेट सपोज कि अगर कोई सेक्टर का कोई एक कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, उसकी शेयर प्राइस में 8 से 10% का ड्रॉप आ गया, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने रिस्क को एवरेज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक शेयर आपने 25 पर ख़रीदा था और अब वो आ गया है 12 रुपये पे, यानी 50% कम हो गया। तो आप 12 रुपये पे मज़ीद उसके शेयर्स ख़रीद के आप उस कंपनी की कॉस्ट पर शेयर को मज़ीद नीचे गिरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर पहले लॉस पड़ रहा था 25 रुपये पर, अब वो लॉस अगर आप 12 रुपये शेयर के ऊपर और शेयर खरीदोगे, तो वो लॉस आपको 25 रुपये के हिसाब से नहीं पड़ेगा। अब वो लॉस आपको कम होकर हो सकता है कि 16 या 17 रुपये के हिसाब से पड़ जाए। तो ये एवरेज आउट आप तभी कर सकते हैं कि जब आपने इतना कैश जो है वो पीछे बचा के रखा होगा। तो ये बेसिकली पोर्टफोलियो को मैनेज करने का एक तरीका था। ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेजेस ये भी हों, मुख्तलिफ हो सकती हैं, कंपनी टू कंपनी, कंडीशन टू कंडीशन जो है वो ये चीज़ चेंज होती रहती है। अब हम आ जाते हैं कि फाइनेंशियल रेशोज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये कुछ नंबर्स होते हैं जो कि बेसिकली स्टॉक पिकिंग में या स्टॉक सिलेक्शन में आपको एक फंडामेंटल तरीके से मदद दे रहे होते हैं। अब फंडामेंटल तरीका क्या है कि उस स्टॉक का अपना फाइनेंशियल बिहेवियर क्या है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उस स्टॉक का क्या है, क्या वो स्टॉक इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल रेशोज़ होती हैं ये मदद करती हैं फंडामेंटल तरीके से उसकी अपनी इकोनॉमिक खसूसियत के तौर पे स्टॉक सेलेक्ट करने में। ये बता रहे होते हैं कि एक स्टॉक जो है माजी में कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म करता रहा है और करंटली कितना या अच्छा बुरा परफॉर्म करेगा। दूसरा ये बताएंगे अगर एक स्टॉक के फंडामेंटल रेशोज़ अच्छी हैं, इसका मतलब है ये है कि वो आने वाले वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमें यहाँ से भी अपनी स्टॉक सिलेक्शन के अंदर मदद मिल रही होती है। ये कुछ मोटी-मोटी जो है रेशोज़ हैं जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, पीई रेशोज़, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड रेशोज़, डिविडेंड पेआउट्स, ये सारे के सारे रेशोज़ हैं जो हम हर स्टॉक के बारे में जो है वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उनको सेलेक्ट करने से पहले। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाने जाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी या कौन सा स्टॉक अच्छा है या कौन
किसी कंपनी के स्टॉक को सिलेक्ट करने जाएंगे तो ये रेशोज़ आपको बता रही होंगी आपके पोर्टफोलियो बनाने में कि आपने अगर इस कंपनी को सिलेक्ट करना है तो उसको क्यों करना है। आप इन रेशोज़ की मदद से उनकी सिलेक्शन करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि अब आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि बेसिकली जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं वो होती क्या हैं। तो अब इनका इस्तेमाल पोर्टफोलियो बनाने में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये ग्राफ उसके लिए मैंने ये टेबल नीचे बनाया है। यहाँ पर अगर हम एक एक करके अपनी रेशोज़ का जायज़ा लें तो सबसे पहली रेशो आती है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक कंपनी अपने एक शेयर पे एक साल में कितना पैसा कमाती है तो वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है। इसका फार्मूला सिंपल है, टोटल नेट प्रॉफिट आप निकाल लें उस कंपनी का, उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने मार्केट में फ्लोट किए हैं, तो एक शेयर पे उसने कितना पैसा कमाया वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम ईपीएस कहेंगे, अर्निंग पर शेयर। और ये एक साल की वैल्यू होती है बेसिकली। तो इसका जो ट्रेंड है वो एक कंपनी का अगर ग्रोइंग है, यानी ईपीएस जो है वो हर गुजरते क्वार्टर में, हर गुजरते ईयर बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक अच्छे शेयर के लिए ईपीएस को ग्रोइंग ट्रेंड में होना चाहिए। रिमार्क्स में मैंने लिखा है कि इसका आप ये चेक करें कि पे बैक कंपनी कर बाय बैक कंपनी कर रही है। यानी बाय बैक क्या है कि कंपनी ने मार्केट में शेयर्स फ्लोट किए हुए हैं और वो कंपनी खुद ही वो शेयर्स खरीद लेती है। तो उससे होगा या क्या कि अर्निंग पर शेयर एकदम से इंक्रीज कर देगा। तो अगर किसी का कंपनी का ईपीएस एकदम से बढ़ा है तो इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि वो नेचुरली इतना बड़ा है या उस कंपनी ने अपने शेयर्स वापस परचेज कर लिए हैं। क्योंकि जब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होगा, तो जब आप नंबर ऑफ शेयर्स कम करेंगे तो ईपीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ईपीएस के केस में जो है वो देखने वाली होती है। दूसरी रेशो होती है अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो, पीईआर, या प्राइस रेशो भी इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली बताती है कि एक एक जो स्टॉक है वो अपने मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना ज़्यादा कॉस्टली है। यानी दूसरे अल्फाज में कि अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपये का ख़रीदा है तो उस 100 रुपये को रिटर्न हासिल करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगाने पड़ेंगे, वो बेसिकली आपको पीईआर या प्राइस अर्निंग रेशो बताएगा। तो प्राइस अर्निंग रेशो कंपनीज की श्रिंक होनी चाहिए, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर एक कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो पहले ज़्यादा थी अब कम हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम कॉस्टली है। अगर एक मार्केट प्राइस ज़्यादा कॉस्टली होगी तो उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स लगेंगे। तो पीईआर को एक अच्छे शेयर के लिए कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ट्रेंड है वो श्रिंकिंग लिख दिया। तो इसी तरह ही इसमें आपने देखना है कि नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए किसी कंपनी का। तो दूसरी जानिब आपने बायबैक का भी इम्पैक्ट देखना है कि किसी कंपनी ने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो अपने वापस बायबैक ना कर लिए हों। तीसरी रेशो हमारी आती है पैग रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ। ये रेशो बताती है कि एक शेयर जो है वो अब उस कंपनी की ग्रोथ के एतबार से फेयरली प्राइस्ड है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक किसी कंपनी की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो फोरकास्ट है ग्रोथ की वो कम आ रही हो, तो इसका मतलब है कि वो शेयर जो है वो फेयरली प्राइस नहीं है अपनी ग्रोथ के एतबार से, और आने वाले फ्यूचर में ये बड़ी तेज़ी से इसका जो मार्केट वैल्यू है वो गिरेगी। तो पैग रेशो बेसिकली आपका बैलेंस बता रही होती है मार्केट शेयर की और कंपनी की ग्रोथ के दरमियान में। आइडियली ये 1 होनी चाहिए, और अगर 1 से कम है तो आप उस शेयर को परचेज़ कर लें, और अगर ये वैल्यू 0.5 से भी कम है तो आप वो स्ट्रॉन्ग बाय करें। इसका मतलब ये है कि पैग रेशो अगर 0.5 से कम होगी तो आने वाले वक्त में इसकी जो मार्केट प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है। तो आप इस थ्योरी के ज़रिए से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से पैग के एतबार से एक शेयर अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा आपने इसकी ग्रोथ को फोरकास्ट भी करते रहना है उस कंपनी की। इसके बाद आते हैं डी या डेट टू इक्विटी रेशो, यानी आप टोटल नंबर ऑफ जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर कर्जे हैं उसको तकसीम कर दें जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने मार्केट में फ्लोट किए हैं,
तो एक शेयर के ऊपर कितना डेट होगा वो आपके पास आ जाएगा। आइडियली ये 1 होना चाहिए। 1 से कम अगर हो रही है तो ये अच्छा शेयर है, 1 से ज़्यादा बढ़ रही है तो ये बुरा शेयर है। और आपने कंपैरिजन करना है सेक्टर वाइज, यानी कि एक से ज़्यादा सेक्टर को आपस में कंपेयर DER के ज़रिए से करना है कि कौन सा सेक्टर कितना डेट के अंदर, कितना कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है। तो यहाँ पे आपने इस लेवल पे कंपैरिजन करना है। उसके बाद आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, तो बेसिकली PBV यानी प्राइस टू बुक वैल्यू या प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, ये रेशो हमें बताती है कि एक कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। उसका ये फार्मूला मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया है। इसका फार्मूला ये होता है मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो जितनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी उतनी PBV की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली आइडियली इसको 1 से 2 के दरमियान में होना चाहिए। अगर 1 से कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी की लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं और एसेट्स बढ़ रहे हैं। और अगर PB वैल्यू 1 से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नेट एसेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं कि आपने इस स्टॉक को सिलेक्ट करना है कि नहीं। और इसके साथ काउंटर मेजर ये होगा कि आप उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं उनकी एनुअल और या बायनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कैश आउट या इसकी जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज की जो बैलेंस शीट है वो आप देखते रहें। और उसके अलावा आप इसकी बुक वैल्यू को भी देखते रहें कि इसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या चल रही है। आखिर में ईवी बाय ईबिटा। अब ईवी बाय ईबिटा की डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली रेशो ओवरऑल कंपनी की आउटलुक को बताती है। तो ये जितना ज़्यादा नंबर कम होगा उतना ज़्यादा वो शेयर अच्छा होगा। बेसिकली ईवी बाय ईबिटा जो है वो एंटरप्राइज, पूरी की पूरी एंटायर एंटरप्राइज की फाइनेंशियल जो है ना आउटलुक को बता रहा होता है। तो इसकी डिटेल में जाए बगैर आप बस ये याद रख लें कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट में आ गए हैं और अपने फंडामेंटल वॉच के अंदर हम कंपेयर करेंगे सेक्टर वाइज अपनी फाइनेंशियल रेशोज़ को, और देखेंगे कि अपनी फाइनेंशियल रेशोज़ के एतबार से हम सेक्टर्स को किस तरीके से जज कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना सेक्टर सेलेक्ट करता हूँ केमिकल्स में से, पावर में से, या जो भी जिस पे मैंने इन्वेस्ट करना है। मैं लेट सपोज पावर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्नैप पे क्लिक करता हूँ। तो होगा ये कि मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये अब पावर सेक्टर की तमाम फाइनेंशियल रेशोज़ हैं कि प्राइस अर्निंग रेशोज़ क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग रेशो क्या हो सकती है। अब आप देखें प्राइस अर्निंग रेशो ड्रॉप कर रही है, इसका मतलब है आने वाले फ्यूचर में ये पावर सेक्टर जो है वो पूरे का पूरा इम्प्रूव करेगा। एक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी और कितनी कितनी नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ बुक हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, मैंने आपको कहा था 1 से कम होनी चाहिए, यहाँ पे 1 से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने फ्लोट की हैं उसका रिटर्न कितना आएगा, तो वो 14% आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में इन कंपनीज ने फ्लोट किए हुए हैं। और अगर एक नंबर ऑफ़ अगर एक शेयर की पर्टिकुलर वैल्यू है तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है और कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं फ्लोट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो इनकी कंपनीज़ के भी कुछ फाइनेंशियल रेशोज़ का कंपैरिजन जो है दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप एक एक करके अपनी कंपनियां सेलेक्ट करेंगे और डिसाइड कर पाएंगे सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी वाइज इन फाइनेंशियल रेशोज़ के मुताबिक कि आपने इनको सेलेक्ट करना है या नहीं करना, या कौन कौन सी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका हो जाता है जब आप स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं उन फाइनेंशियल रेशोज़ के एतबार से कंपैरिजन करने में, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाई थी। अब हम आ जाते हैं कि आपने कैसे पता लगाना है कि कौन कौन सी कंपनियां जो हैं अपने स्टॉक्स पर बोनस या डिविडेंड्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो
से अपनी स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट पे आ गए हैं, जो मैंने आपको रिकमेंड की है अपने स्टॉक्स को देखने के लिए। सबसे बेहतर वेबसाइट जो है वो स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं मार्केट स्टैटिस्टिक्स में जाकर एक्स प्राइस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज कुछ के स्टॉक्स आ जाते हैं, यहाँ पर उनके कोड हैं, और कुछ यहाँ पर हमारे पास डेट्स आ रही हैं, और यहाँ पर हमें डिविडेंड, बोनस और राइट्स के हवाले से बताया जा रहा है। तो अगर मैं ये देखूँ अपनी इंडस मोटर को, तो वो ये कह रहा है कि 70% डिविडेंड जो है वो ये कंपनी अपने टोटल का पे आउट कर रही है, लोगों को दे रही है, और उसकी एक्स डेट है 22 सितंबर 2020। इसका मतलब ये है कि इस तारीख तक जिन लोगों के पास इसके स्टॉक्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तकरीबन 70% डिविडेंड। अब डिविडेंड यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी पूरे साल में जितना प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब वो जो हिस्सा है वो परसेंटेज जो उस हिस्से की है उसको डिविडेंड पे आउट कहा जाता है, जैसे वो यहाँ पर लिखी भी है। तो यानी कि जितना डिविडेंड इन्होंने कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसका 70% वो उन लोगों को मिल जाएगा जो इस तारीख तक उसके नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास रखेंगे। वो 2 रुपये भी हो सकता है, 1 रुपया पर शेयर भी हो सकता है, वो जितना भी होगा वो अनाउंसमेंट आप फर्दर इसकी डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अगर बोनस की बात की जाए तो यहाँ पर सर्विसेज ने बोनस के डिविडेंड के साथ साथ बोनसेस भी अनाउंस किए हुए थे, जिनकी डेट उन्होंने रखी हुई थी 8 जिनकी डेट उन्होंने रखी हुई थी 8 जुलाई 2020। यानी कि 8 जुलाई 2020 तक जिसके पास सर्विसेज के शेयर होंगे उसको एक तो 75% पे आउट के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा। इसके अलावा 100 शेयर्स के ऊपर 25% मिलेगा, यानी 100 का 25% हो गया 25, यानी हर 100 शेयर के ऊपर 25 शेयर जो है वो सर्विसेज जो है वो फ्री देगी एज अ बोनस अपने शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को जो कि इस तारीख तक अपने पास इस कंपनी के शेयर्स रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां डिविडेंड्स या बोनस या राइट्स जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी एक्स डेट्स क्या क्या हैं, और फर्दर डिटेल्स के कितना कितना डिविडेंड और कितना कितना बोनस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। आखिर में हम ये देखेंगे कि बॉस ट्रेडिंग पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से अपने स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं और ये कैसे किया जाता है। आइए, तो मैं यहाँ पर बॉस ट्रेडिंग पोर्टल पे आ गया हूँ। ये स्क्रीन जो है इस तरीके से आपको नज़र आएगी। आपके राइट साइड के ऊपर ये सेक्शन नज़र आएगा जहाँ पर आप कोई भी चीज़ परचेज़ या बाय कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक। तो अगर आपने बाय करना है तो इसको बाय पे क्लिक करें, अगर आपने सेल करना है तो सेल पे क्लिक करें, जैसे अभी बाय पे क्लिक है। यहाँ आपने सिलेक्ट करना है लिमिट के, इस लिमिट पे आपका कोई स्टॉक आए तो वो परचेज़ हो जाए। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं सिंबल डालता हूँ एंग्रो फर्टिलाइज़र का। तो फर्टिलाइज़र एंग्रो डालने के बाद आपने के रेगुलर पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास करंट स्टॉक का जो मार्केट रेट है वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसके 500 वॉल्यूम ख़रीदना चाहता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैंने इस पे नहीं ख़रीदना बल्कि इससे कम पे ख़रीदना है, तो आप यहाँ पर वो वैल्यू देते हैं, मिसाल के तौर पर 65.40। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने इधर बाय पे क्लिक कर देना। ये आपसे कोड पूछेगा, जैसे ही आप कोड डाल के ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये वेट करेगा उस शेयर को इस प्राइस के ऊपर गिरने तक का। जैसे ही इस प्राइस पे गिरेगा और मार्केट रनिंग कंडीशन में होगी तो ऑटोमेटिकली ये पोर्टल जो है आपका जो शेयर है वो परचेज़ कर लेगा। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी ट्रेडिंग पोर्टल जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी मार्केट शेयर को ख़रीदने या बेचने के लिए। तो अब हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं अपनी सिलेक्शन को पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और फाइनेंशियल रेशोज़ का क्या किरदार होता है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है।
अपने आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किसी स्टॉक के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किसी स्टॉक की फ्यूचर प्रेडिक्शन को एनालाइज करने के लिए होता है, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं या इंटर डे ट्रेडिंग करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किए जाएँ। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।